नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी पर है। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। 24 साल हो गए हैं इस फील्ड में कंसल्टेंसी करते हुए। और पिछले 3 एक साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया। वैसे मैं पढ़ाना चाहता नहीं था, लेकिन मेरा भगवान ने शायद मेरे पेंडिंग कर्मा से कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू करा 3 एक साल से। और मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी क्लास के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं उनके चार्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ओपन करके देखें, रिलेटिव्स के चार्ट लेकर बैठे और फार्मूले को लगा करके देखें कि वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क करता। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वैसे मैं 32 कोर्सेज पढ़ाता हूँ। 32 कोर्सेज पढ़ाना बड़ा सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसमें आपको दिक्कत आए। तो 32 कोर्सेस मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको बड़ा अच्छा से लगेगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास को, और आप अपनी कुंडली लगा करके देखिएगा और समझिएगा। अब ये देखिए, ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, फिर आप कुंडली लगाइएगा और देखिएगा। मंडे को 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट होगा, रात को 9:30 से 10:30 बजे ये क्लास होगी। 5 डेज का ये कोर्स है। 5 डेज का कोर्स है। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लाइफ टाइम के लिए इनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। अच्छा, इसका जो मैंने फी रखा है बिल्कुल नॉमिनल रखा है। फीस 2345। 23। ये मॉइस्चर आ गया पैड पे, इलेक्ट्रॉनिक पैड है। एनी 2345 ये इसका फीस स्ट्रक्चर मैंने रखा है। ठीक है। तो जो लोग लास्ट में आएंगे उनके लिए मैं दोबारा से फिर से बता दूंगा। अब हम चलते हैं। सबसे पहले प्रॉमिस देखना होता है मैरिज के अंदर, वेदर देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज और नॉट। अगर लेट मैरिज का है प्रॉमिस, वो इंपॉर्टेंट है कि वो भी शादी एक किस्म से ना के बराबर ही है अगर लेट मैरिज है भाई साहब। दूसरा जो मैं एक अच्छी बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं जब मैरिज पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बीच में 3 4 टेक्निक्स को शेयर कर देता हूँ। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर देता हूँ। अगर मान लो किसी का मंगल या जुपिटर ज्ञाति कारक निकला है तो मैरिज तो गई। एक सिंपल सा पॉइंट बीच में ये भी मैं पढ़ा देता हूँ जेमिनी का, कि ये भी दिक्कत देगा आपको। अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, उस चीज को आप समझिए। दशा बड़ी इंपॉर्टेंट है। दशा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी दशा मैरिज की है तो शादी हो जाएगी, अन्यथा शादी में दिक्कत। मान लीजिए किसी के 10th हाउस में बैठे ग्रह की महादशा है, तो उसकी शादी जो है ना, वो जल्दी शादी नहीं है, वो शादी तो देर वाली हो गई, क्योंकि दशा कैरियर की है, शादी की नहीं है। शादी के जो भाव होते हैं वो सेकंड हाउस होता है। ठीक है। शादी का अष्टम भाव भी होता है, द्वादश भाव भी शादी का होता है। सारे मैं अच्छे से बताऊंगा, 7th हाउस भी। और दूसरी बात, कारक ग्रह शादी कराते हैं। कारक ग्रह कौन कौन से हैं? वीनस है, बृहस्पति है, ये कारक ग्रह है। वीनस को नाड़ी में कलत्र कारक भी कहते हैं, जो फैमिली का कारक होता है। और जुपिटर जो वो भी गठबंधन है, फैमिली का कारक है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट राहु का। राहु को पंजाब में लाल किताब में ब्याहू कहते हैं। राहु शादी कराता है, राहु मटेरियलिस्टिक है ना, तो इसलिए वो शादी करवा देता है। राहु को ब्याहू कहते हैं। आ जाइए, अब हम कुंडली पर चलते हैं, कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहां देखिए 7th हाउस में सैटर्न और मून बैठे हैं, दो प्लेनेट बैठे हैं, सैटर्न एंड मून 7th हाउस में। तो इसका अर्थ ये है देयर कुड बी नो मैरिज और लेट मैरिज, ये प्रॉमिस दिखा रहा है। इसी तरह 7th हाउस में सैटर्न और मार्स बैठे हैं, तो ये भी लेट मैरिज या नो मैरिज का एक प्रॉमिस बनता है।
तो पहले हमें प्रॉमिस चेक करना है कि जल्दी शादी है या लेट मैरिज है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी हमारी तो हो गई, आप तो गलत पढ़ा रहे हो। अरे भैया बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम सिर्फ यहाँ डिस्कशन एक डेमो क्लास के अंदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। वी आर रिवीलिंग द नॉर्मल पॉइंट्स। डेप्थ वाला तो क्लास में होगा। मैं तो कह रहा हूं कि हाँ भाई साहब आप देखिए, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो मीनिंग अलग हो गया ना। दूसरी बात, शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही बता देता हूं। एक तो दशा इंपॉर्टेंट है, नंबर दो गोचर इंपॉर्टेंट है। जब तक इन दोनों का भरत मिलाप नहीं होता है विवाह नहीं होगा। दशा और गोचर का भरत मिलाप परम आवश्यक है, ये बात याद रखिए। गोचर कई बारी फेवर कर जाता है पर दशा ही नहीं है। जब दशा होगी तभी तो आएगी शादी। बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाऊंगा। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है और यहां पर सेजिटेरियस साइन आएगा, इसका लॉर्ड बना बुध और इसका लॉर्ड बना जुपिटर। ठीक है, अगर बुध और जुपिटर का संबंध 6-8 या 2-12 का है, ये वाला ज्यादा नेगेटिव है, गई भैंस पानी में। शादी होना ना होना एक समान है, शादी कर क्यों रहा है भाई तू। मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा मेरे पास आएगा कंसल्टेंसी के लिए, क्योंकि खुशी नहीं है। आपका लगना लॉर्ड असेंडेंट, लॉर्ड इज योर मर्करी, योर स्पाउस लॉर्ड इज जुपिटर, both are in the 6-8 axis in your chart, isn't it? मान लीजिए बुध यहां बैठा है, क्लियर है, सेकंड हाउस में। अब कहां बिठाए हम, जो है जुपिटर को यहां बिठा दिया। अब जुपिटर का और बुध का 6-8 का संबंध है, षडाष्टक का है, तो ये तो शादी गड़बड़ हो गई। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात। अब हम क्या देख रहे हैं, जुपिटर का एस्पेक्ट लगन पे आ रहा है जी, बहुत अच्छी कुंडली है, शादी हो जाएगी जी, बहुत अच्छा विवाह आ जाएगा। अरे भैया लगन का और आप अपने 7th हाउस जो स्पाउस आपको मिलेगा उसका संबंध ही षडाष्टक का है। शादी हो भी जाए तो शादी थोड़ी है वो तो बंटाधार है। तो इस चीज से हमको सावधान रहना है और हमको जो है देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज किसी का मिथुन लगन है एंड 7th लॉर्ड सिटिंग इन द लगना जुपिटर, तो इसका मीनिंग होता है रिश्ता चल के आएगा, रिश्ता चल के आएगा। और इसका एक और मीनिंग होता है, एक मीनिंग नहीं होता। ये कौन है, स्पाउस। ठीक है, स्पाउस है, तो स्पाउस लगन में गया तो स्पाउस आपकी सुनेगा। अगर मान लो बुध इधर आ गया, कहा 7th हाउस में, तो स्पाउस की आप सुनोगे, क्योंकि आप यानी लगना जो है वो स्पाउस के घर में गया, तो वो स्पाउस की सुनेगा। डिफरेंस समझ में आया। अब हमें इन चीजों का पता ही नहीं होता, हम पता नहीं क्या 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 जोड़ लेते हैं। देयर आर 1000 पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं। अब 40 आदमी, कुछ लोगों की शादी होती है आफ्टर 40 ईयर्स। आफ्टर 40 ईयर्स कैसे हो जाती है जी 40 ईयर्स के बाद शादी, और किस तरीके से इनका लोचा रहता है वो आपको मैं बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए 7th लॉर्ड नीच का हो, नीच का हो 7th लॉर्ड में लिख देता हूं प्रॉपर, आप नोट करना चाहें करें। और शुक्र 8th हाउस में हो, शुक्र यहाँ 8th हाउस में, तो विवाह जो है ना वो 40 के आसपास चला गया। खाम खा इंटरप्रिटेशन मत करो। 7th लॉर्ड नीच का है, शुक्र अष्टम भाव में है। ठीक, यहां तक समझ आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है लव मैरिज का मेन होता है आजकल के, मेरी जी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, अरेंज मैरिज तो नाम की रह गई है आजकल। ठीक है जी। अब लव मैरिज के लिए क्या है, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस लगना, इनका रिलेशन वो आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी। ये इन दोनों का संबंध लव मैरिज, इन दोनों का संबंध लव मैरिज, इन दोनों का संबंध लव मैरिज,
इन दोनों का संबंध लव मैरिज, इन दोनों का संबंध लव मैरिज। पर ये वाला जो संबंध है ना 7th और 9th का, इसके कई मीनिंग है। ये लव मैरिज भी देगा, सेकंड मैरिज भी दे सकता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। बहुत सारे मीनिंग है 7th और 9th का रिलेशनशिप। It gives an a love marriage, it may gives you second marriage, और it may gives you क्या कि मैरिज जो है आफ्टर मैरिज जो है लव अफेयर वाली बात आ जाएगी। तो ये चीजें हमने समझनी है, समझ के फिर आगे चलना है, ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं लेट मैरिज का। लव मैरिज 12 बता दूंगा फिर से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेट मैरिज, लेट के ग्रह कौन से हैं? वो है शनिदेव। शनिदेव की फोटोकॉपी कौन है? राहु। अब मान लीजिए शनिदेव के साथ वीनस आ जाए तो लेट मैरिज, राहु के साथ वीनस आ जाए तो लेट मैरिज। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, कई मीनिंग आएंगे। कैसे मीनिंग आएंगे? सैटर्न वीनस लेट मैरिज भी है, सैटर्न वीनस वर्किंग वाइफ भी मिल सकती है, राहु वीनस लव मैरिज भी देंगे, और इंटरकास्ट मैरिज भी है ये। और राहु जो वीनस है 29, 28, 30 इसमें शादी दे सकते हैं आपके। मरकरी केतु ये भी लव मैरिज के कारक है, मरकरी केतु। हमें इन चीजों से देखना है। अब आपका मान लीजिए आपकी कोई भी कुंडली है, आपने सिर्फ ये देखना है वीनस से 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड। मैं इसलिए कुंडली में नहीं लिख रहा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं लाइन लिख रहा हूं वीनस से। आपका देखिए कुंडली में जहां भी वीनस बैठा है, मान लीजिए आपका वीनस यहाँ बैठा है, 3 नंबर है, तो यहाँ पर आया 9 नंबर, 7th हाउस का लॉर्ड बना जुपिटर। अगर ये जुपिटर वीनस से इधर बैठा है, जुपिटर इधर बैठा है, जुपिटर आपकी कुंडली में, भावर क्या है कि वीनस से 7th हाउस का लॉर्ड 6, 8 और 12 में बैठा है। इट मे आल्सो गिव यू लेट मैरिज एंड आल्सो डिस्टर्बेंस इन योर मैरिज। सिंपल। अपने को कोई रॉकेट साइंस नहीं समझनी, आराम आराम से समझना है चीजों को। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि राहु जो है इंटरकास्ट है, सैटर्न भी इंटरकास्ट देता है, क्योंकि राहु की तो फोटोकॉपी है, सैटर्न की तो फोटोकॉपी है राहु। तो राहु भी जो है लेट मैरिज भी देता है, सैटर्न भी लेट मैरिज देता है, राहु भी इंटरकास्ट दे सकता है कि, और शनि भी इंटरकास्ट दे सकता है। अब एक और पॉइंट आता है, सैटर्न का संबंध 7th हाउस के लॉर्ड से हो तब भी क्या दे सकता है? इंटरकास्ट मैरिज। 7th हाउस का लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठा है, इट में आल्सो गिव यू इंटरकास्ट मैरिज। तो कारक है इन चीजों के। आगे चलें। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया, लगन, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस, यानी 1-5 लव मैरिज, 5-7 लव मैरिज, 1-7 लव मैरिज, 7-9 लव मैरिज, ये सब लव मैरिज के कॉम्बिनेशन, कंजक्शन ऑफ इट। अब ये हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको डिफरेंट बताता हूं। मान लो किसी का मेष लगन है, मेष लगन में सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? सूर्य मान लो बंदे का यहां बैठा है, हमने नहीं कहा वहां बैठा। सूर्य की उच्च राशि बनती है मेष, ये इसकी उच्च राशि है। अगर यहाँ राहु बैठा है, आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, आपका पंचम भाव का जो भी ग्रह है उसका स्वामी उच्च की राशि उसकी कहाँ आती है? वहां बैठा है। अगर वहां बैठा है तो क्या है? अभिषेक शाह। अगर वो उच्च की राशि में राहु बैठा है तो लव मैरिज दे देगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। फिर से कह रहा हूं, आप अपनी कुंडली में पंचम भाव देखिए, पंचम भाव की राशि देखिए, उसका लॉर्ड देखिए, उस लॉर्ड की उच्च राशि कौन सी है। वहां अगर राहु बैठा है
तो आपको लव मैरिज दे सकता है, आपकी लव मैरिज हो सकती है। अब आकर्षण होता है, पहली नजर का प्यार होता है। तो वीनस और मार्स को आप देखिए, ठीक है, वीनस एंड मार्स, ये दोनों का संबंध आपको पहली नजर का प्यार देता है, आकर्षण देने की शक्ति है। ठीक है, मान लीजिए वीनस के ट्राइन में मंगल बैठे हैं, यहां बैठे हो या यहां बैठे हो, ये ट्राइन हो गया। तो इसमें क्या होता है, मेल फीमेल एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, पहली नजर का प्यार भी होता है। अगर मैं नाड़ी से चलूं, वीनस एंड मार्स कंजक्ट एनीवेयर इन द चार्ट, देन इट मीन्स 7 जन्मों का साथ। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं ना, प्यार से मिक्सअप कर देता हूं एस्ट्रोलॉजी को बड़े सुंदर तरीके से। वैदिक एंगल से भी पढ़ाता हूं, नाड़ी से भी पढ़ा दूंगा, जेमिनी की भी एक आर्ट टेक्निक हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है लाल किताब की भी। अब जैसे लाल किताब कहती है सूर्य और शनि आमने सामने बैठे हों, तो लाल किताब कहती है वीनस खराब हो जाता है। तो मैं कहता हूं भैया शादी करनी क्यों, रहने देना, चक्रों में जा ही क्यों रहा, वीनस तो डैमेज हो गया। और मैं चार्ट लगाता हूँ क्लास के अंदर, ऐसा नहीं, पूछ लेता हूँ भाई आप बताओ आपका क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे नहीं पढ़ाना होता, अच्छे से सीखिए और समझिए, तब जाके समझ में आएगा आपको। अब आता है, लड़कियां ज्यादातर ये पूछती हैं पति कैसा मिलेगा। 7th हाउस के लॉर्ड को देखिए, 7th हाउस का लॉर्ड देखिए, क्या वो उच्च का है, क्या वो नीच का है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का है तो आपको पति अच्छा मिलेगा, आपको ससुराल अच्छा मिलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड नीच का है तो पति अच्छा नहीं मिलेगा, ससुराल अच्छा नहीं मिलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड पाप कत्री योग में है तब भी दिक्कत आएगी, ना पति ना ससुराल। बात समझ रहे हैं, सिंपल सी। अब इन चीजों को भी देखना है। फिर हमको देखना है बृहस्पति, मंगल और शुक्र। बड़े ध्यान से सीखिए। बृहस्पति पति का कारक होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं। नाड़ी के अंदर पति का कारक जो होता है वो मंगल होता है, और फीमेल का कारक शुक्र होता है, प्लस नाड़ी में कलत्र कारक भी होता है, कलत्र कारक। तो सारे एंगल पर देखिए। अब इनके नक्षत्रों को देखिए आप, इसके भी नक्षत्र को, इसके भी नक्षत्र को, कहीं वो तारा दोष में तो नहीं है। अगर तारा दोष में चले गए तो दिक्कत आ गई ना, सिंपल सी बात है। अगर शुभ प्रभाव में है तो अच्छी बात है। अगर इनका तारा दोष है या पापी ग्रहों के नक्षत्र में है या 6, 8, 12 के नक्षत्र में, तो गई मैरिज गड्ढे में। कर क्यों रहे हो भैया। मैं कभी किसी को मिसगाइड नहीं करता, स्पष्ट बता देता हूँ कि यू विल नॉट सी हैप्पीनेस आफ्टर द मैरिज। मेरा काम है कंसल्टेंसी का, मिसगाइड करूं क्यों। और जी उपाय से हो जाएगा, कर ले भाई, अगर कुछ होना है तो उपाय से। तेरे कर्म में, तेरे भाग्य में ये लिखा है, तुझे भोगना पड़ेगा। कितना उपाय कर लेगा, एक स्टेज आएगी उपाय से भी हाथ जोड़ देगा। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मान लो किसी का 7th हाउस में मंगल बैठा है, चाहे उच्च का बैठा है चाहे किसी और राशि का बैठा है, तो पति आपको झगड़ालू गुस्से वाला मिलेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है, जिनका 7th हाउस में मंगल होता है उनकी मैरिज का बैंड बजा होता है, पर वो दूसरों की मैरिज को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कष्ट भोगा है, जो दुख भोगा है ना, वो दूसरा वाला ना भोगे, वो बहुत अच्छे गाइड करने वाले होते हैं। तो जिनका भी 7th हाउस में मंगल हो, वो दूसरों को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। बड़ी अच्छी सी बात है। आगे चलते हैं। अगर 7th हाउस में शनि बैठा है तो पति बड़ी आयु का मिल सकता है, शनि आयु के कारक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। अब आता है, लोग कहते हैं जी मेरी पत्नी कैसे मिलेगी। सेम रूल है यार, 7th हाउस को देखो, 7th हाउस के लॉर्ड को देखो। 7th हाउस पर पाप प्रभाव है, 7th हाउस का लॉर्ड भी पाप प्रभाव में आ गया, या पापी ग्रह के नक्षत्र में चला गया, या 6, 8, 12 के नक्षत्र में चला गया, पत्नी झगड़ालू बीमारू, इस तरह के अवगुण मिल गए आपको।
बात समझ रहे हैं? वीनस को देखो, वीनस पाप प्रभाव में आ गया, या वीनस पापी ग्रहों के नक्षत्र में चला गया, या वीनस ऐसे नक्षत्र में चला गया जो तारा दोष में आते हैं नक्षत्र, तो वाइफ झगड़ालू हो सकती है। आपसे इतना प्यार करेगी पूछो नहीं, आपका मन ही नहीं करेगा जिंदगी में दोबारा नाम लेने का शादी का। क्लियर है? अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग, अगले पॉइंट को समझते हैं। सैटर्न एंड वीनस गिव्स अ वर्किंग वाइफ, आपको जो है जॉब करने वाली वाइफ मिलेगी, सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि एज डिफरेंस क्या होगा। अगर सेवंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर अगर मान लीजिए शनि है तो एज डिफरेंस 5 साल, 7 साल या 10 साल ज्यादा भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है कई बारी फीमेल ज्यादा उम्र की होती है, लड़का कम आयु का होता है। जैसे वो प्रियंका चोपड़ा का है, उनका एज ज्यादा है और जिस अमेरिकन से शादी करी है उनकी एज कम है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं। एक कॉम्बिनेशन में आपको सिखा देता हूं। अगर सेवंथ लॉर्ड फीमेल के चार्ट में सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो उसे पति कम आयु वाला मिलेगा, सिंपल सी बात। आई रिपीट इट अगेन फॉर यू। अगर सेवंथ लॉर्ड का संबंध या सेवंथ लॉर्ड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो पति आपको छोटी उम्र का मिलेगा। अब हमें मैरिड लाइफ देखनी है, बेडरूम लाइफ देखनी है, तो 2 हाउसेस पर सदैव फोकस करें, 8वां और 12वां। अष्टम भाव और 12वां भाव जो है वो आपके बेडरूम और आपकी सेक्स लाइफ को बताता है। अगर यहाँ पापी ग्रह बैठे हैं तो अच्छी नहीं है। अगर 12वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं तो भैया भजन ही करना, रात को रोना होना कुछ नहीं है जिंदगी में। अब आते हैं टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ मैरिज है। अब मैं शादी के बाद भाग्य उदय होगा या नहीं होगा वो भी कॉम्बिनेशन एक गिफ्ट दे देता हूं, आप देखिए। अगर मान लीजिए भाग्य का स्वामी सेवंथ हाउस में बैठा है तो सेवंथ हाउस स्पाउस हुआ ना आपका, तो जिस दिन आपका स्पाउस आ जाएगा आपका भाग्य उदय होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव आपका विवाह का भाव है। जिस दिन आपका विवाह हो जाएगा आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अब आता है मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी हमारी शादी कब होगी। सबसे पहले कारक ग्रह को पकड़िए, जुपिटर, वीनस और राहु, इनकी दशाएं या अंतर दशाएं विवाह कराती हैं। ये कारक हैं विवाह के। राहु को पंजाब में ब्याहू कहा जाता है। तो ये दशाएं हैं विवाह वाली। क्लियर है? अब शादी के लिए भाव कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, आ जाइए। मैंने हल्का सा कहा था, मैं अच्छे से बता देता हूं। इन भावों में बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामी शादी कराते हैं। कौन से? सेकेंड हाउस, पंचम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। क्योंकि ये 2 भाव क्यों? क्योंकि ये बेडरूम है आपका, ये बेडरूम के लॉर्ड हैं, ये शादी करा सकते हैं। सेवंथ हाउस आपकी शादी कराएगा, स्पाउस मिलेगा आपको। फिफ्थ आपका संतान है, विवाह के बाद संतान मिलेगी। सेकंड हाउस क्या है? आप सिंगल हैं, आपका परिवार बनेगा, इसलिए सेकंड हाउस। तो फिर से बता देता हूं, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इनमें बैठे ग्रह या इनके स्वामी विवाह करवा देते हैं। दूसरा क्या बताया? कारक ग्रह भी देखने हैं। कौन कौन से कारक ग्रह हैं? शुक्र है, बृहस्पति है और राहु, ये 3 ग्रह विवाह कराते हैं।
अब आ जाइए, एक सिंपल सा बताता हूं। सेकंड हाउस में जिनके राहु बैठा होता है, तो इनकी शादी में चीटिंग होने की बहुत संभावना होती है। मान लीजिए किसी फीमेल के दूसरे घर में राहु बैठा है, तो उनसे कहा जाएगा लड़का जी 50,000 कमाता है। जब शादी हुई तो पता लगा लड़का तो 24-25 हजार ही कमाता है। झूठ बोला गया, या ये कहा गया जी हमारी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, तो शादी के बाद मालूम पड़ा ऐसी कुछ था नहीं। तो इस प्रकार की चीटिंग भी होती है। अब क्या होता है कि सेवंथ हाउस का लॉर्ड छठे घर में हूं, फॉर एग्जाम्पल सेवंथ लॉर्ड, यहाँ ये जो सेवंथ हाउस है इसका लॉर्ड जो है वो छठे घर में बैठ जाए। भाई साहब इसके कई मीनिंग है, भूल मत जाना, कई मीनिंग है। आपको बीमारू पत्नी मिल सकती है, आपका डाइवोर्स हो सकता है। मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है, अगर किसी फीमेल या मेल का चार्ट है, तो क्या है कि यहाँ पर जो सेवंथ लॉर्ड बैठा है उसकी दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। कई मीनिंग है, सभी मीनिंग को आपको डीपली पकड़ होनी चाहिए। तो मैं वास्ट वे में पढ़ाने का प्रयास करता हूं, और अपना एक्सपीरियंस जो मेरा कंसल्टेंसी का वो भी डालना, ऐसा नहीं है। फिर जो मैं टेक्निक पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने अपनी कुंडली खोलिए, अपने रिलेटिव्स की कुंडली खोलिए, अपने पड़ोसी की कुंडली खोल के बैठिए कि जो टेक्निक पढ़ा रहा हूं क्या वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फालतू का ही सीख रहे हो क्या? ऐसा नहीं करना। अब इधर आ जाइए, चतुर्भाव में मंगल अशुभ होता है, क्योंकि ये सुख का घर है, और मंगल बिना दंगल के मानता नहीं है। मंगल तो दंगल करेगा, सुख में दंगल करेगा और विवाह में दंगल करेगा, देख रहे हैं आप। चतुर्भाव का मंगल, और ये काल पुरुष कुंडली से नीच का भी तो बना, चाहे या उच्च का हो। मान लीजिए किसी का मंगल कोई के जी मेरा तो मकर का बैठा है, परंतु अगर आप काल पुरुष कुंडली का एंगल देखेंगे तो ये मंगल नीच का बनता है। तो चतुर्भाव में मंगल अशुभ माना गया, सप्तम भाव में भी अशुभ माना गया मंगल। सबसे ज्यादा यहाँ बैड रिजल्ट देंगे ये शादी के लिए, विवाह जीवन खराब कर देते हैं। आगे चलते हैं, मैच मेकिंग पॉइंट। अब आता है मैच मेकिंग। इसके अंदर आता है नाड़ी दोष, जिसके 8 पॉइंट होता है। नंबर 2 आता है बुकुड़ दोष, जिसके 7 पॉइंट होते हैं। अब होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ना नक्षत्र डिटेल सारी भरी होती है, वो आपको 0 पॉइंट दिखाएगा, 0 पॉइंट्स। मैं आपको मैनुअल टेक्निक दिखाऊंगा, मैनुअल टेक्निक सिखाऊंगा जो ये बता देगी नहीं इसको 8 पॉइंट मिलने चाहिए, क्योंकि सभी सॉफ्टवेयर के अंदर एक चीज डाली हुई है, 8 ऋषियों के गोत्र के हिसाब से वो डाला हुआ है, तो वो गलत हो जाता है। हम कैंसिल कर देते हैं। बुकुड का अर्थ होता है कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी, लेन देन, बुकुड का मतलब होता है लेन देन। इसके 7 पॉइंट होते हैं। सॉफ्टवेयर आपको नील बटा सन्नाटा दिखा देता है, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा मैच मेकिंग में मैनुअल सिखाता हूं, और घड़ी के हिसाब से जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तब तो शायद 5 मिनट मुश्किल से लगे, लेकिन जब आप सीख गए तो भाई 1 मिनट का रह गया, आप मैनुअली कर सकते हैं। आगे चलें, मैंने एक वीडियो बनाई थी मांगलिक दोष पे, बहुत सारे लोग शादी नहीं करते। अभी मैं यहाँ दिखा देता हूं, जैसे मैं मांगलिक हूं, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज किसी के लगन में मंगल बैठा है, मेल का चार्ट है। अब ये ढूंढ रहा है जी मेरे को मांगलिक लड़की चाहिए। अबे क्यों चाहिए तेरे को मांगलिक लड़की? लड़की की कुंडली में जुपिटर लगन में, लड़की की कुंडली में जुपिटर पंचम भाव में, लड़की की कुंडली में जुपिटर 9th हाउस में, लड़की की कुंडली में जुपिटर 7th हाउस में। मैरिज कर दीजिए, मांगलिक दोष कट तो गया, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया।
जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, या जुपिटर लगन में तो मंगल और जुपिटर युति हो गई, मांगलिक दोष कैंसिल। खाम का दिमाग का दही कर रहे हो, मांगलिक कन्या चाहिए, अरे हो तो गया ना, मैं खुद मांगलिक हूं, मेरी वाइफ मांगलिक नहीं है। बात को आप समझिए, क्योंकि हम लोग वहमों में पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं, बच्चे की एज निकाल देते हैं शादी की। बुकुड़ दोष क्या होता है? लेन देन। इसके अंदर सबसे अच्छा, मैं बुकुड़ दोष में मैं नाड़ी दोष छुपा गया हूं, वो नक्षत्र बेस पे बहुत अच्छा मैनुअल टेक्निक सिखाऊंगा मैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी। बुकुड़ दोष के अंदर क्या है, मैं आत्मा का मिलन कराता हूँ, ये सबसे उत्तम आता है। दूसरा आता है बुकुड़ में मन का मिलन, और तीसरा आता है शरीर का मिलन। तीन प्रकार के बुकड़ में मिलन होते हैं। भाई साहब, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको इंट्यूशन आ जाएगा मेरी वाइफ या हस्बैंड को कष्ट हुआ है। सेकंड, उसका मन में बात आ जाती है, या मेरा हस्बैंड ऐसा सोच रहा है, और वही बात आती है, और ये सिर्फ सेक्स रिलेशन है, और उसके बाद कछु नहीं है, दैट्स ऑल। अगर ये खत्म हुआ, मैरिज भी खत्म। बुकुड़ दोष में तीन चीजें हैं, तो इन चीजों को मुझे अच्छे से पढ़ाना है। फिर से थोड़ा सा एक और बता देता हूं, नाड़ी दोष के अंदर, नाड़ी दोष में एक वहम डाला जाता है चाइल्ड बर्थ के ऊपर, कि चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगी। मेरा जो पहला बैच था, रेखा जी थी बॉम्बे से, मेरी रिकॉर्ड है, क्लास मेरे पास है आज भी। उन्होंने कंफर्म की है, सर नाड़ी सेम नाड़ी थी, मेल और फीमेल की, और चाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है चाइल्ड बर्थ में, अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हंस खेल रहे हैं। शी वॉज फ्रॉम बॉम्बे। तो हमें ना इन चीजों को समझना है। अब होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर 8 ऋषियों के नाम से हमारे नक्षत्र को डिवाइड किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8 ऋषि कौन से हैं? मारीच है, वशिष्ठ है, अंगीरा है, अत्रि है, पुलस्त्य, पुलाहु है, करातु है, कश्यप है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इन ऋषियों के नाम से नक्षत्रों को डिवाइड कर देता है, 27 नक्षत्र। अब होता क्या है, कोई रोहिणी में है, दूसरा भी रोहिणी में है, तो वो तो नील बटा सन्नाटा दिखा देगा, नो मैच मेकिंग। पर नहीं हो सकती है शादी, हमें इन चीजों को समझना है, और क्लास के अंदर समझेंगे। अब आगे चलते हैं। अब कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, मैं अच्छे बता रहा हूं। अब लोग क्या करते हैं, सारा मैच मेकिंग करा लिया, सब कुछ करा लिया। देखो, कुछ कर्म कांड के भी हिस्से होते हैं। कैसे? जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है, उस तिथि को विवाह नहीं करना। बात समझ में आया? मान लीजिए आप अष्टमी को पैदा हुए, पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया अष्टमी का, आपको तो अंग्रेजी डेट पता है जी, मैं तो 21 को पैदा हुआ था। अरे भैया, हिंदी तिथि देखो, जहां आपका जन्म का चंद्रमा है, गोचर का चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से अष्टम है, विवाह का बेड़ा गर्क करके छोड़ेगा। आप देख लीजिए, बाजार से खरीदिए कोई भी पंचांग, सबसे पहले उसमें यही लाइन लिखी होती है, अष्टम का चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अगर अष्टम का चंद्रमा हुआ तो अच्छा खासा बैंड बजा दे। अब आता है सेपरेशन देखना है। सेपरेशन कई प्रकार का होता है, एक टेम्परेरी होता है, एक मीडियम होता है, एक हमेशा के लिए सेपरेशन होता है। आप देखिए, अब आप समझिए, मेरे पास एक फीमेल आई, बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी अधिकारी थी वो, भारत सरकार के अंदर, उनका 7वें भाव में चंद्रमा था। मैंने पूछा, जी आप रूट करके मायके गई थी ना? शी कंफर्म। इसको बोलते हैं टेम्परेरी सेपरेशन। बात समझ में आया? बृहस्पति और शुक्र का ट्रांजिट में 6-8 का रिलेशन हो जाए, ये भी टेम्परेरी सेपरेशन। या कुंडली में भी हो तो ये टेम्परेरी सेपरेशन दे देगा। समझ गए आप? और एक और अच्छी बात बता देता हूं, कोई दिमाग मत लगाना,
सिंह लगन वालों को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, तुम्हारी शादी नहीं है, कंप्रोमाइज है। तुम्हारा सेवंथ लॉर्ड ही शनि भगवान है भैया। अगर तुम्हारी बीवी आएगी ना, शनि वाली आएगी, अंग्रेजी में भाषा समझा देगी, क्योंकि शनि नियम के कारक हैं, डिसिप्लिन के कारक हैं। समझ में आया? मेल हो फीमेल हो चेक कर लो। आप लियो लगना में पैदा हुए हैं तो आपकी शादी नहीं, कंप्रोमाइज है। अब डिवोर्स कब होता है? अब आप देखिए, कई रूल आते हैं डिवोर्स के भी। मैं एक आधा आपको सिखा देता हूं। डिवोर्स के कई रूल आते हैं, अब आप ध्यान से सीखिए अच्छे से। कैसे क्या होता है? मान लीजिए किसी का केतु सेकंड हाउस में बैठा है। जब भी इस केतु पर पापी ग्रह गोचर करेंगे, राहु केतु सैटर्न मंगल, इनमें विशेष शनि है, तलाक करा देंगे। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो नहीं है, सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द सेकंड हाउस, that also gives you divorce yoga। ये भी समझना है हमें। इस प्रकार से हमारा डाइवोर्स हो सकता है। अब मान लीजिए कोई एक है जी, मेरा जो है ना जी बृहस्पति जो है ना सिंह राशि में बैठा है। मान लो वो कह रहा है जी मेरा बृहस्पति सिंह में, तो सेवंथ लॉर्ड कौन बना? शनि बना ना। अब शनि मान लीजिए यहां बैठा है, हो गया तलाक का योग बन गया। बृहस्पति से भी शनि सिक्स्थ है, और से लगन से भी शनि सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ है, तो ये डिवोर्स का योग बनता है। कई प्रकार के सूत्र, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होती है जिसको मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, कोर्ट केसेस। अगर आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड वक्री है, लगे रहो मुन्ना भाई, कोर्ट में धक्के खाते रहेंगे आप। डिवोर्स आसानी से नहीं मिलेगा आपको। यानी वक्री ग्रह कोर्ट के अंदर लंबे समय तक आपको तलाक के लिए धक्के खिलवाएगा। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। इसके कई मीनिंग है, आई विल टीच यू इन द क्लास आल्सो। अब आता है री मैरिज। मेरा तो जी तलाक हो गया, मेरी शादी कब होगी? ठीक है, वीनस को आपने फोकस करना है। वीनस के कई मीनिंग है, मैंने एक बताया नाड़ी से कलत्र कारक कहा है। वीनस का दूसरा है वायु भी है। ठीक है जी। अगर वीनस मूवेबल साइन में है, मूवेबल साइन कौन से हैं? 1 4 7 10, एंड एक्सपेक्टेड बाय द मैलेफिक प्लैनेट। मैलेफिक प्लैनेट कौन से हैं? वो आपका मंगल है, राहु है, केतु है, शनि है। अगर वीनस चर राशि में बैठा है और पापी ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो री मैरिज का योग है आपकी कुंडली में। सिंपल। अगले पॉइंट पर आए। अब आ जाइए D1 के अंदर। D1 के अंदर सेवंथ लॉर्ड जो है आपका, वो ड्यूल राशि में बैठा है। मान लीजिए मिथुन लगन है, तो बृहस्पति जो है ये ड्यूल राशि में बैठ गया D1 में। अब आ जाइए D9 पर आ जाते हैं हम लोग। अब ये D9 आ गया। अब D9 में किसको देखना है? वीनस को। मान लो वीनस बुध की राशि में कहीं पे भी बैठ जाए, ये कारक बैठ गया D9 में, और D1 में लॉर्ड बैठ गया डी साइन में। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ री मैरिज। द्विस्वभाव राशि दो, दो को रिप्रेजेंट करती है, तो दोबारा शादी का योग बन जाता है। सिंपल सी बात है। आगे चलें। अब आता है पॉइंट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, जिसे मैंने ब्लैंक चार्ट में बड़े अच्छे तरीके से कराया। पीछे जो मेरे कोर्सेज हुए सब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर मास्टर बन गए, मुझे दिल से खुशी हुई।
मैंने उनको इतना दे दिया एक्स्ट्रा मैरिटल का जिसका कोई हिसाब नहीं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल में वीनस एंड राहु होते हैं, ये सबसे पहला। अब कोई कहे जी लिव इन रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन क्या है, वो भी यही है। लव मैरिज का भी यही है, इंटरकास्ट मैरिज का भी यही है, लेट मैरिज का भी यही है। समझ में आ रहा है? कई कॉम्बिनेशनों का एक ही कॉम्बिनेशन है ये। आगे चलते हैं और अगले बात पर समझने का प्रयास करते हैं। मंगल और शुक्र ये भी आदमी को भटकाव देते हैं। अगर ये युति D9 में है, मंगल और शुक्र, तो ज्यादा प्रभाव है। D1 में है, थोड़ा कम प्रभाव है, होता है एक्स्ट्रा मैरिटल का, पर कम प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं डिनाई कर रहा हूं, नहीं होता उनका एक्स्ट्रा मैरिटल, होता है बाबा एक्स्ट्रा मैरिटल, पर D9 में मंगल शुक्र है तो प्रभाव ज्यादा आएगा। ये सदैव याद रखिए, क्योंकि D1 शरीर है और D9 आपकी आत्मा। आपकी तो आत्मा में बसा पड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल, वो कहां से जाएगा? आगे चलें। अगर खास तौर से D1 में एक चीज ये भी देख सकते हैं, मंगल और शुक्र यहां बैठे हैं, मंगल और शुक्र यहां बैठे हैं, तो ये जबरदस्त वाला एक्स्ट्रा मैरिटल है। ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है। आगे चलें। अब आता है विडोहुड। मैंने कई बार देखा है फीमेल के चार्ट में अष्टम भाव में जुपिटर हो तो विडो का योग बन जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये देखा है, जुपिटर जो है और केतु फीमेल के चार्ट में ये भी विडोहुड दे देता है, क्योंकि नाड़ी से केतु कैंची और ये पति है। कोई इतना जल्दी विडोहुड होता नहीं, कुछ लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं। किस भाव से संबंध है, कैसा संबंध है, कई मीनिंग, इतना आसान नहीं है। आप ऐसे ही आंख बंद करके नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि पति देव पहले चले जाएंगे, आप बाद में जाएंगे, ये भी मीनिंग है। पर अभी थोड़ी शादी होते हैं, थोड़ी पता नहीं 50 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद शादी के हो, यही हो। तो इसलिए आराम से देख करके समझना होता है, बिना सोचे समझे कोई भविष्यवाणी ना कर दे। अब 7th हाउस में मंगल बैठे और पाप दृष्ट हो, पाप दृष्ट, अब मंगल तो खुद पापी है, राहु केतु और शनि से दृष्ट है, तो ये भी जो है विडोहुड वाली बात कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। फिर अगले पॉइंट पर आएंगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा बड़ा सिंपल सा, वो ये है कि मान लीजिए आपने ग्रह सारे ठीक समझ लिए, समझ रहे हैं आप, दशाएं भी ठीक हैं, गोचर भी ठीक है, आप रेमेडी भी कर रहे हैं। अब इसमें वास्तु पर भी देखना है। मान लो किसी फीमेल की शादी होनी है और वो घर के साउथ दिशा में रह रही है, भाई साहब वो साउथ दिशा स्टेबिलिटी की है, वो शादी की दिशा थोड़ी है, उसको घर से बाहर जाने नहीं देगी। लड़के का है ना, दैट इज वेरी गुड, पर फीमेल के लिए अच्छा नहीं है। अब मान लीजिए अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, हमारे को रिश्ते नहीं आ रहे, तो आप घर के नॉर्थ दिशा को भी देख लें। अब आप कुछ लोग कहेंगे जी हमारा तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं बन रहा। मान लो हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट है, या मान लो लड़की की शादी नहीं हो रही, कईयों को बोला है फोन कॉल ही नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही, तो भैया आप घर का ईस्ट डायरेक्शन भी तो देखो, वहां पे भी तो गड़बड़ हो सकती है। अगर वहां गड़बड़ है उसको ठीक करो, आप उपाय भी करो, वास्तु का भी देखो सारा। तो हर एंगल से हमें देखना है, तो इस चीज को हमें समझना है। अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं। ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई 24 को, ये 9:30 से 10:30 बजे क्लास होगी। 5 डेज का ये कोर्स है। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है आपकी। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, इसका फी मैंने रिड्यूस कर दिया है 2345 ओनली। सो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक आई विल रिवील इन द क्लास। अगर किसी की कोई क्वेरी है
तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं. Is there anyone who is having query? Unmute himself and open the camera and ask me. Is there anyone? Once again I am asking. Yes, Premji, unmute yourself. Unmute yourself, sir. हाँ जी, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, बोलिए सर. सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि मेरा जन्म जो गांव में हुआ था और मेरा जो डेट तो नोन है लेकिन टाइम का अंदाजा है सनसेट के बाद में कभी एग्जैक्टली नॉट नोन. दूसरा ईयर का भी गड़बड़ है. ओहो. समवेयर इट इज रिटन एज 1960, समवेयर इट इज रिटन 1961. तो इसको कुछ करेक्शंस करके आगे का कुछ कर नहीं नहीं, सकते हैं? आपकी शादी हो गई है हाँ हाँ. तो बच्चे की बच्चे भी कुंडली हो से गए. अपने आप को देखिए ना. हाँ जी. बच्चे की कुंडली से देखिए. अच्छा, ठीक है. जी. ओके, आई कांटेक्ट यू पर्सनली. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम. मोस्ट थैंक वेलकम यू. सर. हाँ जी, राहुल वर्मा जी, क्या कहना कि चाहते सर एक्चुअली मैंने करना है ज्वाइन. सही में बताऊं, आज ऑनलाइन पेमेंट इस टाइम नहीं है. मॉर्निंग में कर दूं पेमेंट चलेगा हैं? हाँ, इतना कोई बजे? दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. कोई लिंक इसमें ग्रुप में आएगा या मतलब हाँ, आ व्हाट्सएप पे जाएगा, आएगा? लिंक आ जाएगा. बस ठीक है, थैंक यू. जी. इज देयर एनीवन? चलिए, ठीक है, क्लास में मिलते हैं. आप सब लोग क्लास में आइए, अपने चार्ट लेकर बैठिए और हम डिस्कस करेंगे अच्छे से. ठीक है. हैव अ गुड डे.